स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम केवीएस का पेडागोजी का मोटिवेशन इन लर्निंग सीखने में अभिप्रेरणा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक आपके केवीएस टीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है और सारे ही टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, सीखने में अभिप्रेरणा, इसमें देखिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है और इससे मुझे भी बहुत मदद मिली थी मेरा केवीएस का रिटर्न क्वालिफाई करने में। तो चलिए देखते हैं सीखने में अभिप्रेरणा। सीखने में अभिप्रेरणा, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे। यानी जो हम अधिगम करते हैं, जो सीखते हैं, उसमें अभिप्रेरणा का क्या स्थान है। अभिप्रेरणा किस तरह से हमारे सीखने को, हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक, तो अभिप्रेरणा को पहले जानें कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की एक अवस्था होती है। किसी कार्य को प्रारंभ करने, हम कोई कार्य कब प्रारंभ करेंगे? जब हम अभिप्रेरित होंगे उस कार्य को करने के लिए, हमारी इच्छा होगी, हम तत्पर होंगे, हमें ये कार्य करना ही है। अब हम अभिप्रेरित है, ठीक है, तो हमें जब तक उस कार्य में सफलता नहीं मिल जाती तो हम क्या करेंगे? उस कार्य को जारी रखेंगे और नियंत्रित रखेंगे। मतलब हम जो डिस्ट्रैक्शन है, जो अदर प्रलोभन है, उनसे हम दूर रहेंगे, हम उसी कार्य पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस कार्य के लिए अभिप्रेरित हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोगों के पास एग्जांपल है कि केवीएस क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, तो जॉब क्या कर रही है? आपके अभिप्रेरणा का कार्य कर रही है। ठीक है, आपको जॉब चाहिए तो आप अभिप्रेरित हो जॉब पाने के लिए, तो आपने कार्य को प्रारंभ किया और केवीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका कार्य प्रारंभ करना। अब जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, आप इस केवीएस की तैयारी क्या करते हैं? जारी रखते हैं और अपने आप को नियंत्रित भी रखते हैं, अपने कार्य को नियंत्रित रखते हैं कि हम केवीएस की तैयारी करें। पता चले आईएएस का फॉर्म निकल आया, फिर हम आईएएस की तैयारी करने लगे, नहीं। तो क्यों? क्योंकि हम अभिप्रेरित किसके लिए? कि हमें केवीएस में ही जॉब चाहिए है। तो हम नियंत्रित करते हैं कि हमें आईएएस के फॉर्म से कोई मतलब नहीं, हमें केवीएस की ही तैयारी करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अभिप्रेरणा को समझने का। तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ देख सकते हैं लिखा है, कक्षा शिक्षण की अतिरिक्त अन्य शैक्षिक परिस्थितियों में भी छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के कार्य में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। मतलब ये आवश्यक नहीं कि अभिप्रेरणा का यूज केवल कक्षा शिक्षण में, कि हमने जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, बस वहीं पर ही छात्रों को हमें प्रेरित करना है पढ़ने के लिए। नहीं, अदर जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो भी शिक्षा से रिलेटेड अदर चीजें हैं, जो अदर एक्टिविटीज है, उसमें भी छात्रों को अगर हम अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है, करने के लिए, तो क्या होगा? वो उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, आदत तथा चरित्र निर्माण भी अभिप्रेरणा में आदत तथा चरित्र निर्माण में भी अभिप्रेरणा सहायक होती है। हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य अभिप्रेरित करते रहेंगे करने के लिए, तो क्या होगा? एक दिन वो उसकी आदत बन जाएगी, उसके चरित्र निर्माण यानी कि उसके चरित्र में ही आ जाएगा, उसके लिए बहुत ही हैबिचुअल हो जाएगा वो कार्य करना। ठीक है, वो किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है, तो फिर वो रेगुलर रूप से करने लगेगा, उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद है, अध्यापक बालकों को संज्ञानात्मक बातों के अलावा उत्तम चारित्रिक गुणों तथा आदर्शों को प्राप्त करने के लिए भी अभिप्रेरित कर सकता है। मतलब अभिप्रेरित होने का मतलब ये नहीं है, या किसी बालक को अभिप्रेरित करने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ संज्ञानात्मक रूप से उसको अभिप्रेरित करें, उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए, शैक्षिक चीजों के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। उसको अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, उसको अच्छे आदर्शों को, अच्छे वैल्यूज को मानने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर सके, ये भी ध्यान रखना है, और शिक्षा की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक अभिप्रेरित हो। ठीक है, मतलब बालकों को शिक्षा की हम महत्वता बताएंगे कि शिक्षा की क्या महत्वता है। ठीक है, तो उन्हें क्या होगा? उन्हें पता चलेगा कि हाँ, शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम शिक्षित होंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी तो अपना सर्वाइवल कर पाएंगे। तो क्या होगा? वो पढ़ने के लिए फिर अभिप्रेरित हो जाएंगे। अगर उन्हें कोई पता ही नहीं, रैंडम सा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या रहता है? उन्हें नहीं पता रहता, उनको सिर्फ ये रहता है हाँ पढ़ना है, पास करना है एग्जाम। उनको कुछ नहीं रहता कि क्लास फर्स्ट में पढ़ना है, कुछ बच्चों को छोड़ के कि हमें आगे चल के जॉब करनी है, फिर पैसे कमाएंगे क्या, ये सारी चीजें नहीं रहती है। ठीक है, तो अभिप्रेरित अगर हम उन्हें कर देते हैं किसी बच्चे को कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने के बाद आपको चॉकलेट मिलेगी, आप क्लास में फर्स्ट आओगे, आप टॉप करोगे, या हम खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आपको इनाम मिलेगा, या उसकी आपको जॉब लगेगी, आप अच्छी जिंदगी जियोगे, तो क्या होगा? वो अभिप्रेरित हो जाएंगे। ठीक, अभिप्रेरणा से क्या होता है? सीखने की जो रुचि है और गति है, दोनों बढ़ जाती है। जब आपको अभिप्रेरणा मिल गई कि हाँ, हमारी तो ये जॉब लग जाएगी, हम तो ऐसा करेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी, तो क्या होगा? हमारा वैसा काम करने में और ज्यादा रुचि होगी और हम और ज्यादा अच्छे से करेंगे कि अगर हम इस काम को करते हैं तो हमारी जॉब लग जाएगी। क्योंकि आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? आपको जॉब चाहिए इसीलिए देख रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जॉब का एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ। छात्रों में अभिप्रेरणा जितनी अधिक होती है, सफल होने की संभावना भी उतनी ही अधिक हो जाती है। आप में से जो बालक, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट जितना ज्यादा अभिप्रेरित होगा कि मुझे केवीएस एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, मुझे केवीएस में जॉब करनी ही करनी है, तो उसके सफल होने की संभावना भी उतनी ज्यादा रहेगी। और कोई अगर सिर्फ रैंडम देख रहा है कि ठीक है पढ़ ले रहे हैं, हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, तो उसके सफल होने की संभावना भी उन बच्चों की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, तो अभिप्रेरित रहिए और तैयारी अपनी लगातार करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई, अनुशासनहीनता। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है? अनुशासनहीनता की भी समस्या बहुत हो गई, खासतौर से जब से बच्चों को दंड देना ये बंद हुआ है ना, कि बच्चों को सजा नहीं दे सकते हो, मार नहीं सकते, उन्हें प्यार से समझाइए, सिखाइए, तो कुछ तो उसका फायदा भी हुआ बच्चों को, और कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया है कि वो बहुत अनुशासनहीन भी होते जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो अनुशासनहीनता की जो समस्या है उसका समाधान भी अभिप्रेरणा के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर बच्चों को शैक्षिक, सामूहिक, सामाजिक या को करिकुलर एक्टिविटीज यानी पाठ्यक्रम क्रियाओं में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाए, ठीक है, उन्हें अच्छे कार्यों के लिए हम उनकी मतलब अच्छे या बुरे, सॉरी यहाँ निंदा लिखा है, ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार, बुरे कार्यों के लिए निंदा व दंड का हम उचित प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा? उनकी जो अनुशासनहीनता है उसमें कमी आएगी और स्वाभाविक ढंग से अनुशासन बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? हमने कोई कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं, ठीक है,
शैक्षिक कार्यक्रम हो, चाहे सामूहिक है, सामाजिक है या अदर जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रंगोली बनाना है, डांस कॉम्पिटिशन है, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन है, कुछ भी ऐसा हम आयोजित कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम बच्चों से कहेंगे कि जो जीतेगा उसको हम प्राइज़ देंगे, उसकी तारीफ़ होगी, और जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, उसकी हम निंदा करते हैं, तो उसको थोड़ा कहीं बेइज़्ज़ती फ़ील होती है, तो फिर वो क्या करता है, उसका अनुशासन जो होता है, वो मेंटेन होने लगता है, वो उस चीज़ को अच्छे से करने लगता है या सीखने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को निंदा करने से या उनको दंड देने से जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो ऐसी हो जाती है कि वो चिढ़ जाते हैं, उस पर्टिकुलर टीचर से चिढ़ जाते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से चिढ़ जाते हैं। कई बार घृणा और नफ़रत भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें जो दंड वाला जो टॉपिक है, ठीक है? जो दंड है या निंदा करना है या कोई भी नेगेटिव ऐसी जो चीज़ें हैं, इन पे हमें देते हुए या कोई भी नकारात्मक पुनर्बलन है, उससे बच्चों को देते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है समय का, स्थान का, बच्चे की शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक स्थिति का भी ध्यान रखना है, ठीक है? उसकी निंदा करने से पहले। निंदा इस प्रकार से हो कि बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, बच्चों में घृणा ना उत्पन्न होने पाए, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक? उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम रचना करते समय शिक्षण विधियों का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि पाठचर्या ऐसी हो कि बालक सीखने के लिए अभिप्रेरित हो सके। पता चले पाठचर्या इतनी बोरिंग है, हमने बुक खोल करके देखी या सिलेबस उठा करके देखा, हमने पहले ही सोच लिया अरे हटाओ, कौन इसको पढ़ेगा, पेपर आएंगे 2 महीने पहले रट लेंगे, हो जाएगा, जो मोस्टली होता है हायर क्लासेस में। तो शिक्षण विधि भी बालकों को अभिप्रेरणा उत्पन्न करने शिक्षण विधि का चयन भी बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का ध्यान, जैसे शिक्षण विधि हम ऐसी चयन करनी चाहिए जिससे क्या है बालक अभिप्रेरित हो सके किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के लिए। अब जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमें पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, छोटा सा पौधा बताना है, पौधे की जड़ बतानी है हमें, ठीक है? अब यदि हम पौधे के बारे में ऐसे ही आ गए और बता दिया पौधे में इतनी जड़ होती है, इस जड़ को हम इस तरह पहचानेंगे, इसको इस तरह पहचानेंगे, तो बच्चों में उतनी सीखने के प्रति उतनी अभिप्रेरणा, उतनी लालसा नहीं होगी। लेकिन अगर हम क्लास में एक पौधा लेकर के आ जाएं जिसकी जड़ किसी अलग प्रकार की, दूसरा पौधा लेके आए उसकी जड़ दूसरी प्रकार की, हम बच्चों को दिखाएं, फिर हम बच्चों से पूछे कि और एग्जाम्पल दो, तो क्या होगा, बच्चों की रुचि होगी, वो प्रेरित होंगे सीखने के लिए। तो इसलिए शिक्षण विधि का चयन भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन काफी सहजता से लाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, भर्त्सना जैसे कृत्रिम अभिप्रेरकों का उपयोग अगर हम ढंग से करते हैं तो बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में निर्देशित कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर बालक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, हमने कह दिया अरे तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब लेकिन सही ढंग से करना है, ठीक है? बालक की फिजिकल मेंटल स्टेबिलिटी को देखते हुए करना है। और किसी ने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, वो फर्स्ट आ गया है टेस्ट में, हमने उसको चॉकलेट दे दी, उसकी बहुत तारीफ करी क्लास में, तो दूसरे बच्चे की अगर हम निंदा नहीं भी कर रहे हैं लेकिन जिसने बच्चे ने अच्छा किया उसकी हम तारीफ कर दे रहे हैं, तो क्या होगा इससे, जो अदर बच्चे सोचेंगे अरे सर ने या मैम ने कितनी अच्छी तारीफ करी, उसको चॉकलेट दिया टेस्ट, अब की बार में हम टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे, तो सारे बच्चे सोचने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली भी वो बच्चे अभी प्रेरित हो रहे हैं, और जिस बच्चे की प्रशंसा की है आपने या उसको पुरस्कार दिया है, तो वो तो अभी प्रेरित हो ही रहा है कि अगली बार हम फिर से अच्छे नंबर लाएंगे, फिर हमें चॉकलेट मिलेगी, फिर हमें पुरस्कार मिलेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा यानी विल टू लर्न। इसमें क्या होता है, अगर हम व्यक्ति को क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, उसकी सीखने की इच्छा बढ़ती है किसी काम को। अगर हमने उसको डिमोटिवेट कर दिया, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम कैसे केवीएस क्वालीफाई करोगे, केवीएस कोई ऐसी हलवा थोड़ी कि तुम खा लोगे। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो उसकी सीखने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, अरे यार केवीएस तो बहुत टफ होता है, हम तो नहीं कर पाएंगे, केवीएस तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने पहले ही उसको एकदम डिमोटिवेट कर दिया है कि वो सीखने की स्टार्टिंग ही ना कर पाए, ठीक है? सीखने की इच्छा रहेगी तो बच्चा क्या होगा, ज्यादा अभिप्रेरित होगा, उस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से सीखेगा, जल्दी सीखेगा, ठीक है? तो दोनों ही चीजें साथ साथ यहाँ पर चलती है, ठीक है? कि किसी व्यक्ति को अगर आपने मोटिवेट किया तो उसकी सीखने की इच्छा बढ़ जाती है, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है तो व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है, दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही है, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। आपने किसी व्यक्ति को डिमोटिवेट कर दिया, हताश कर दिया, तो उसकी सीखने की इच्छा भी गिर जाती है कि नहीं मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, ठीक? और अगर किसी व्यक्ति की सीखने की इच्छा पहले से गिरी हुई तो वो प्रेरित भी बहुत मुश्किल से होगा, उसको आपको अलग से फोर्स करना होगा। फोर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उसको जबरदस्ती करने, फोर्स का मतलब ये होगा आपको तरह तरह के उसको एग्जाम्पल देने में, देखो उस बच्चे के एकदम 10th में एकदम लो मार्क्स थे लेकिन फिर भी वो आईएएस बन गया, इस तरह से आपने क्या किया, उसकी जो गिरी हुई इच्छा है उसको अभिप्रेत कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक? इसके बाद है सीखने में आवेष्टन, इन्वॉल्वमेंट। इंग्लिश में जो चीजें आपको हिंदी में समझना है उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से कई मीनिंग्स क्लियर हो जाती है। तो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? ठीक, इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, आवेष्टन से तात्पर्य किसी किए जाने वाले कार्य के लगाव का अनुभव करना है, उसमें सफलता का सफलता प्राप्त करने की इच्छा से होता है, ठीक है? मतलब जिस कार्य में आपको लगाव महसूस होता है कि मुझे ये कार्य करना है, ठीक है? मानसिक रूप से व्यक्ति उसमें समाविष्ट हो जाता है, ठीक है? और जब वो व्यक्ति उस चीज से लगाव रखता है कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अपने इंटरेस्ट की जॉब करनी है। मतलब एक लोग करना चाहते हैं केवीएस की या जॉब पाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, कि सरकारी जॉब चाहिए, दैट्स इट। एक इंसान चाहता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ाना चाहता है, वो टीचर ही बनना चाहता है, उसको और किसी चीज में ध्यान ही नहीं है, उसका पैशन है, उसका जुनून है, तो वो पूरी तरह से उसमें मानसिक रूप से भी समाविष्ट हो जाता है, ठीक है? तो क्या है, उस चीज को जल्दी से सीख लेता है, जो भी सीखने वाला कार्य होता है उस फील्ड में, तो उस चीज को क्या करता है, वो बहुत जल्दी सीख लेता है इन कंपैरिजन टू अदर बच्चों के, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर होता है मतलब लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है? आकांक्षा स्तर क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करता है। सफलता प्राप्त हो जाने पर उसका भावी आकांक्षा स्तर प्रायः ऊंचा हो जाता है, ठीक है? यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे आपने तैयारी करी थी, आपने केवीएस पीआरटी की तैयारी करी, अब आपका क्वालिफाई हो गया, चलो सीटेट का एग्जांपल लेके चलते हैं एक। आपने सीटेट प्राइमरी की तैयारी करी, आपका सीटेट प्राइमरी क्वालिफाई हो गया, तो क्या हुआ, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, आपके सीखने में क्या हुआ, आपका स्तर और ऊंचा हो गया। पहले आप सिर्फ पीआरटी की तैयारी कर रहे थे, प्राइमरी की तैयारी कर रहे थे, अब आपके मन में क्या आया, सीटेट प्राइमरी मैंने क्वालिफाई कर लिया, अब इस बार मुझे सीटेट जूनियर भी क्वालिफाई करना है, ठीक है? थोड़ा सा क्या हुआ, आपका हौसला बढ़ा, तो इसी को कहते हैं आकांक्षा स्तर का बढ़ना, ठीक है? तो ये भी जो है सीखने में, ये सारे अभिप्रेरणा बढ़ाने वाले कारक हैं जो जितने मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, सीखने की इच्छा है, सीखने में आवेष्टन है, ठीक है? ये सब अभिप्रेरणा से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इन चीजों से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, ठीक है? ये व्यक्ति को अभिप्रेरित करने वाली चीजें दी हुई हैं, ठीक है? व्यक्ति की अभिप्रेरणा बढ़ाने
वाले दृष्टिकोण दिए हुए हैं ये। अब इसके बाद आ जाओ प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए शिक्षक को बालकों में। प्रतियोगिता की भावना से क्या होगा, चलो हम कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। डांस कंपटीशन है, कौन जीतता है, तो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है, कोशिश करता है कि नहीं हम जीत जाए, हम जीत जाए। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति सीखने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल डेज में देखो, शायद बच्चे कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपने टेस्ट लिया, आपने कहा जो बच्चा टेस्ट में पास होगा उसको हम ट्रॉफी देंगे या हम उसको चॉकलेट देंगे या कुछ भी आपने ऐसा इनाम रखा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश करेंगे कि वो ट्रॉफी या वो चॉकलेट वो ही प्राप्त करें। ठीक, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन देना है, लेकिन कॉम्पिटिशन जो है वो प्रतिद्वंदिता के आधार पर नहीं होना चाहिए, राइवलरी नहीं होना चाहिए उसमें, कि व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, क्रोध या घृणा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो कंपटीशन है वो हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए, एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक, कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों में दुश्मनी हो जाए, बच्चों के मन में ईर्ष्या का भाव आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है सफलता का ज्ञान। सफलता के ज्ञान में क्या है, अगर जैसे आपने किसी बच्चे को जो सफलता का सबसे अच्छा हम एग्जांपल देते हैं, जो पूरे सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो एग्जाम लिया जाता है आपका, ठीक है, उसका परीक्षा फल आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि आप देख सके कि आप किस पॉइंट पर है। ठीक है, कितनी आपने सफलता प्राप्त की, आपके नंबर पिछली बार से ज्यादा है कि कम है। तो जब आपको ज्ञान होगा कि आपकी सफलता कितनी, अगर नंबर कम है तो हमें और मेहनत करनी है ताकि अगले एग्जाम में हम और अच्छे नंबर लाए, नंबर बहुत अच्छे हैं तो हमें और मेहनत करनी है कि हम और अच्छे नंबर लाए, हम अपने उस लेवल को बनाए रखें, दूसरा व्यक्ति हमारे उस लेवल को तोड़ के हमसे आगे ना निकल जाए। तो सफलता का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, मतलब बच्चे को पता होना चाहिए उसने कितना सीखा है, कितनी उपलब्धि हासिल करी है। बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है वो भी उसी लेवल पे, उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है। जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा, मस्ती करता रहता है, एंजॉय करता रहता है, ना पढ़ रहा है ना लिख रहा है, वो भी उसी लेवल पे, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं, वो देखो अपना आराम से मस्त मौला रह रहा है, जी रहा है जिंदगी, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, जब बच्चे को पता चलेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई का या मेरी इस चीज को सीखने का ये फायदा हुआ है, तो उस चीज की तो उसका लगन उस चीज के प्रति बढ़ेगा। ठीक, तो इसलिए सफलता का ज्ञान कराना बच्चों को बहुत जरूरी है कि उनका उपलब्धि स्तर क्या है, किसी भी फील्ड में, से पढ़ाई के फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में, जिस भी चीज में आप सीख रहे हैं, जिस भी चीज को आप सीख रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रशंसा और निंदा। प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, जबकि निंदा जो है वो निषेधात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरक होता है। ठीक, प्रशंसा अगर आप किसी व्यक्ति को करते हैं तो वो क्या होता है, उस काम को और अच्छे ढंग से वो करने का प्रयास करता है बालक। ठीक है, आपने प्रशंसा करी है, तुम तो बहुत होशियार, तुम ही फर्स्ट आओगे, तो उसके मन में ये क्या हो जाता है कि टीचर ने कहा तुम ही फर्स्ट आओगे, अगर मैं नहीं आया फर्स्ट तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी क्लास में। ठीक है, तो ये भी एक तरह की प्रशंसा का ही कार्य करता है। ठीक, तो अगर लोग प्रशंसा देते हैं किसी बच्चे को, कह रहे तुम्हारा तो ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो बच्चा और प्रसन्न होकर के और अपनी उस चीज को इंप्रूव करने का प्रयास करता है। जबकि निंदा क्या होता है, अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है और आपने उसकी निंदा करी, तो वो उस कार्य को बंद कर देता है कि अरे समाज में हमारी थोड़ी सी निंदा हो रही है, लोग हमें गलत नजर से देख रहे हैं और हम तो मतलब कैसे किसी को फेस करें इस तरह से। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया, परिस्थिति, स्थान और अवसर का ध्यान रखना चाहिए किसी व्यक्ति की निंदा करते हुए। ये नहीं कि भले समाज में, एक समाज में बहुत सारे लोग हैं, आपने किसी बच्चे को टारगेट किया, उसकी बुराइयां करना शुरू कर दिया, उसको डांटना शुरू कर दिया, उसको ताने देना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा, उसके मन में कुंठा का भाव आ जाएगा। ठीक है, उसके मन में द्वंद का भाव आ जाएगा, प्रतिद्वंदता का भाव आ जाएगा, राइवलरी आ जाएगी, घृणा आ जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि निंदा करनी है तो आप बच्चे को अकेले में समझाइए, उसको इस तरीके से उसको समझाइए कि वो आगे बढ़े, इस तरीके से मत समझाइए कि वो नेगेटिव दिशा में चला जाए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार और दंड। ठीक, प्रशंसा और निंदा का ही जो भौतिक स्वरूप है वो पुरस्कार और दंड है। पुरस्कार में क्या होता है, ये देखिए भौतिक रूप है। पुरस्कार क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और दंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको उपहार दे रहे हैं, शील्ड दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या करता है, विपरीत अभिप्रेरित। तो ये बालक को अभिप्रेरित करता है कि मतलब हम और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कार्य करें, और ज्यादा उस चीज में हम और अच्छा करें और इम्प्रूव करें, ताकि हमें अगली बार भी वो पुरस्कार मिले। ठीक है, लेकिन अनुचित तरीके से जो है कई बार होता है कि बालक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, जैसे टेस्ट लिया आपने तो नकल करने लगे कि हमारे ज्यादा नंबर अच्छे आ जाए ताकि हमें पुरस्कार मिल जाए। कई बार क्या होता है कि आप पुरस्कार बार बार देते रहे तो बच्चे के मन में लालच भी आ जाता है, वो फिर सीखता ही उस चीज को इसलिए नहीं है कि वो चीज उसके जीवन के लिए उपयोगी है, वो इसलिए सीखता है कि उसको बदले में पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार देते वक्त टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दंड। दंड में क्या होता है, शरीर या आर्थिक रूप से दंड दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दंड का प्रयोग तभी करना चाहिए और उस तरीके से करना चाहिए कि बालक का सिर्फ विकास, बालक का पतन नहीं होना चाहिए। दंड का प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया पुरस्कार और दंड। इसके बाद लास्ट है प्रेस्टेज, यानी कि प्रतिष्ठा। ठीक है, देखो हर व्यक्ति को, चाहे वो कम उम्र का हो, चाहे वो ज्यादा उम्र का हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कम हो या ज्यादा हो, पर प्रतिष्ठा पाने की भावना हर व्यक्ति में होती है। ठीक है, वो सामाजिक जो भी उसका परिप्रेक्ष्य, जो उसकी सोसाइटी, जो उसकी कम्युनिटी, उसमें चाहता है कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, लोग हमें जाने कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो क्या है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी, प्रतिष्ठा की इच्छा भी क्या करती है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर देती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ठीक है, या सीखने पर किस कारक का, किस तत्व का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो है अभिप्रेरणा। ठीक, या मोटिवेशन, अगर ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, अदरवाइज तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा आपका, उसमें टिक लगा देना, और अगर अभिप्रेरणा दिया है तो सबसे पहला ऑप्शन अभिप्रेरणा ही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा कर ना दिया, कुछ और ना पूछा, या कई बार होता है कि क्वेश्चन में नहीं ज्यादा लेके आता, कौन सा नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। खासतौर से सीटेट में रहता है, कई बार क्वेश्चन में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नकारात्मक नहीं कह सकते, निषेधात्मक होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि उसमें लिखा रहेगा कि इनमें से क्या सत्य नहीं है, अभी व्यक्ति को प्रेरित करने में कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये जो नहीं वर्ड है, ये मोस्टली लिख करके आता है सीटेट के एग्जाम में, तो इस चीज को फोकस करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कई बार गलतियां इसी वजह से भी हो जाती हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।